हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम रीट मेंस एग्जाम से संबंधित आपका एक टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, कंप्यूटर के अंदर आपका एक टॉपिक दिया गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। ये वाला टॉपिक आपका दिया गया है दोस्तों, और इसे हम दोस्तों कक्षा 9 की किताब से पढ़ने वाले हैं। कक्षा 9 की जो आपकी किताब है उसके अंदर भी एज इट इज यही टॉपिक आपका दिया गया है, तो उसी से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और एक ही वीडियो में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार भी रीट मेंस के एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जाएगा और ये बाकायदा आपके सिलेबस में दिया गया है और कक्षा 9 की किताब में भी दिया गया है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ आईसीटी। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी रीट का एग्जाम देने वाले हैं मेंस का, वो इस वीडियो को जरूर देखिए, यहां से आपका एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गांव बना दिया है। इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए हैं, जैसे कि धर्म, शिक्षा यानी कि ई लर्निंग, स्वास्थ्य, ई हेल्थ, व्यापार, ई कॉमर्स, प्रशासन, सरकार, ई गवर्नेंस, उद्योग, अनुसंधान व विकास, संगठन, प्रचार आदि सबके सब क्षेत्रों में कायापलट हो गया है। आज का समाज सूचना समाज कहलाने लगा है। तो आज का समाज जो है ये सूचना समाज आपका कहलाने लगा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कमी मिलेंगे तो सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी। सूचना क्रांति का प्रभाव हमारे समाज पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आईसीटी ने हमारे समाज को सक्रिय व जागरूक बना दिया है। आज हमारे कार्य करने का तरीका बदल चुका है। इंटरनेट के माध्यम से आज हम ईमेल, ऑडियो वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के द्वारा जुड़ गए हैं। आज हम पानी, बिजली, टेलीफोन आदि के बिलों का भुगतान घर बैठे कर पा रहे हैं। घर बैठे ही मनचाही वस्तु की खरीद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम किसके थ्रू कर पा रहे हैं दोस्तों? आईसीटी के थ्रू कर पा रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तथा बस, ट्रेन, एरोप्लेन आदि में रिजर्वेशन करवा रहे हैं। आईसीटी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए हैं। इस अध्याय में हम आईसीटी के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमने देखी, अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके सामाजिक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों निजता के बारे में, ठीक है। सेक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, निजता के बारे में। इसे गोपनीयता कहा जाता है। निजता जो होती है इसे क्या कहा जाता है? गोपनीयता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे गोपनीयता भी कहा जाता है। निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डेटा के उपयोग के अधिकार से हैं। तो अधिकृत व्यक्ति जो होगा वही डेटा का उपयोग कर सकता है, उसी अधिकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। किसी भी व्यक्ति को डेटा पढ़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि केवल डेटा पढ़ने के लिए ही अधिकृत किया गया है तो वह डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को केवल डेटा पढ़ने के लिए ही अधिकृत किया गया है तो डेटा में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता, ये यहाँ पर बताया गया है। तो निजता आपको ध्यान रखनी है, सेक्रेसी आपको ध्यान रखनी है, इसे ही गोपनीयता कहा जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, अधिप्रमाणन, इसे हम कहेंगे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो अधिप्रमाणन के बारे में देख लेते हैं। अधिप्रमाणन से अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। तो दोस्तों जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने से पहले, उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना, यह आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ठीक है, अधिप्रमाणन हो जाएगा। अधिकृत करने से पूर्व यह आवश्यक है कि किसी स्रोत द्वारा आप उस व्यक्ति की पहचान की सत्यता का पता लगा लें। यह एक प्रकार की सुरक्षा का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मेथड हो जाएगा, सुरक्षा का तरीका है। तो कॉमन सेंस ही बात है। इस तरीके का प्रयोग कर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जा सकता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक रूप से पहचान मुश्किल होती है, अतः ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड द्वारा ही व्यक्ति की सत्यता का पता लगता है। जैसे कि मोबाइल में पासवर्ड होता है तो पासवर्ड के द्वारा ही व्यक्ति की सत्यता का पता लग सकता है। उपयोगकर्ता से ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जो केवल उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्ञात हो।
तो जब भी हम मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं या कहीं पर भी पासवर्ड लगाते हैं तो उपयोगकर्ता जो है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन दोनों को ही पता होता है इसका पासवर्ड क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मानकर चलता है जो व्यक्ति वो विशिष्ट सूचना देता है, यानी जो कोड हमने डिसाइड किया है अगर वही हम लगाते हैं तो वो खुल जाता है। यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये मान के चलता है वो कोड जो भी डालेगा वही वास्तविक उपयोग करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर इंटीग्रिटी। तो दोस्तों आपका सवाल जो है वो यहाँ से बन के आएगा, तो आपको ध्यान रखना है इसके फैक्टर क्या क्या है। एक तो निजता फैक्टर हो जाएगा, एक आपका अधिप्रमाणन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सवाल जो पूछा जाएगा तो इनको क्रम से जमाने का भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे भाई इनमें से कौन सा यहाँ पर नहीं है, आईसीटी का भाग, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी। सत्यनिष्ठा, ठीक है। इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा से अभिप्राय है कि जो डेटा प्राप्त करता रिसीवर तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए। तो सत्यनिष्ठा से क्या अभिप्राय है, जो डेटा प्राप्त करता यानी रिसीवर तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया था। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे सत्यनिष्ठता कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इंटेग्रिटी कहा जाता है डेटा संचरण के समय उसमें संयोगवश या दुर्भावनावश किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यह आपको ध्यान रखना है, उसमें संयोगवश या दुर्भावनावश किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसा भेजा है वैसा ही उसके पास जाना चाहिए। इंटरनेट पर जितना अधिक मुद्रा का विनिमय होता है प्रामाणिकता उतनी ही कठिन हो जाती है। एक स्वतंत्र कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा हो और उससे संबंधित सभी इनपुट व आउटपुट युक्तियां एक सुरक्षित कक्ष में रखी हो तो उस कंप्यूटर को केवल अनाधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर के कक्ष को उपयोगकर्ता की पहचान के सत्यापन के उचित प्रबंधन द्वारा इसकी सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे बेसिक सी बात यही है, आपको इतना ध्यान रखना है। इंटेग्रिटी होती है सत्यनिष्ठता से जुड़ा हुआ भाग है आईसीटी का, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए साहित्यिक चोरी, ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साहित्यिक चोरी जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्लेजरिज्म इसे कहा जाता है, किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय या उसकी शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना ही साहित्यिक चोरी कहलाती है। तो प्लेजरिज्म ये आपको ध्यान रखना है, यह सवाल आपका पूछा जा सकता है। यूरोप में 18वीं सदी, तो 18वीं सदी के बाद यूरोप में इस तरह का व्यवहार अनैतिक व्यवहार माना जाने लगा। तो 18वीं सदी के बाद यूरोप के अंदर ऐसा व्यवहार आपका अनैतिक व्यवहार माना जाने लगा। इसके पूर्व की शताब्दियों में लेखक एवं कलाकार अपने क्षेत्र के महारथियों, मास्टर्स की हुबहू नकल करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते थे। साहित्यिक चोरी तब मानी जाती है जब हम किसी के द्वारा लिखे गए साहित्य को बिना उसका संदर्भ दिए अपने नाम से प्रकाशित कर लेते हैं। इस प्रकार से लिया गया साहित्य अनैतिक माना जाता है और इसे साहित्यिक चोरी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, साहित्यिक चोरी, प्लेजरिज्म, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज जब सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार तेजी से हुआ है तो साहित्यिक चोरी भी बढ़ गई है। साहित्यिक चोरी इंटरनेट का एक सामाजिक कुप्रभाव है। आजकल इंटरनेट पर विभिन्न सामग्री जैसे लेख, ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन, फोटोग्राफ आदि बहुतायत से और बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। इस सामग्री की कॉपी करना, कट पेस्ट करना एवं एडिट करना भी बड़ा आसान है क्योंकि इन कार्यों के लिए अनेक सॉफ्टवेयर एवं टूल्स उपलब्ध है। इस कारण आजकल विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों आदि में दूसरे के कार्य की नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए कई शोधार्थी अनुचित तरीके से अध्ययन सामग्री जुटाते हैं। ये शोधार्थी इस अध्ययन सामग्री को संपादित या तोड़ मरोड़ कर उसे रिसर्च पेपर के साथ अटैच कर सबमिट कर देते हैं। शोधार्थी अमूमन किसी सर्च इंजन या अन्य किताबों से अध्ययन सामग्री को कॉपी करते हैं और वहां से चुराकर उसे अपने रिसर्च पेपर में सबमिट करते हैं। रिसर्च के अलावा प्रोजेक्ट्स और थीसिस जो है पेपर्स में भी ऐसा ही करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, थीसिस पेपर होता है उसमें भी ऐसा किया जाता है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार के चलते आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित हो गया है और ऐसे अनैतिक कार्य अब आसानी से पकड़ में आने लगे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए अब अनेक सॉफ्टवेयर प्रचलन में आ गए हैं जो बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि सामग्री कहाँ से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आजकल पता भी लग जाता है सभी चीज़ों का, किसी संदर्भ पुस्तक, रेफरेंस बुक से ली गई है या किसी पुस्तक या ऑनलाइन सामग्री से कॉपी पेस्ट की गई है। साहित्यिक चोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ये सॉफ्टवेयर बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक
अथवा शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी, अकादमिक बेईमानी, एकेडमिक डिसऑनेस्टी या शैक्षिक छल एकेडमिक फ्रॉड कहलाती है। जबकि पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार द्वारा की गई यह चोरी पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी जो होती है वो तो आपकी एकेडमिक डिसऑनेस्टी कहलाती है, एकेडमिक फ्रॉड कहलाता है। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में किया गया हो तो उसे उल्लंघन कहा जाता है। साहित्यिक चोरी कोई अपराध नहीं है बल्कि नैतिक आधार पर अमान्य है। साहित्यिक चोरी से बचने के लिए निम्न बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। आपको यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि साहित्यिक चोरी होती क्या है। इससे आप अनजाने में किसी दूसरे के विचारों, शब्दों या किए गए कार्यों के अनैतिक उपयोग से बच जाएंगे। जो सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके स्रोत की आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है, साहित्यिक चोरी बंद करें। कोई भी नई सामग्री तैयार करने से पूर्व उससे संबंधित सभी सूचनाओं, उसके स्रोतों से पूरी तरह से अवगत हो लेना चाहिए। यदि आप किसी सामग्री, लेख, फोटो, ऑडियो, वीडियो आदि का उपयोग अपने कार्य में कर रहे हैं तो साहित्यिक चोरी व कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए आपको कॉपीराइट प्राप्त व्यक्ति, प्रकाशक, संस्था से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए तथा अपने कार्य में इस तथ्य का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका दोस्तों, बौद्धिक संपदा का अधिकार। यहाँ से आपका सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, बौद्धिक संपदा का अधिकार जो है इसे कहा जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये आपको ध्यान रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसे कहा जाता है, बौद्धिक संपदा का अधिकार। यहां से आपका सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। बौद्धिक संपदा का अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में किए गए मौलिक बौद्धिक कार्य करने के फलस्वरूप प्राप्त कानूनी अधिकार से है। यानी कि कानूनी अधिकार हो जाएगा एक कलाकार द्वारा कृत कलाकृति, संगीतकार द्वारा बनाए गए संगीत या एक कवि अथवा लेखक द्वारा लिखे गए लेख अथवा काव्य पर व्यक्ति अथवा संस्था, संगठन विशेष का स्वामित्व होता है तथा उस व्यक्ति अथवा संस्था विशेष को अपने द्वारा रचित अथवा किए गए मौलिक कार्य, कौशल कार्य का लाभ लेने का अधिकार होता है। अतः रचयिता को इस बात का निर्णय लेने का अधिकार होता है कि उसके कार्य को कहाँ और कैसे उपयोग में लिया जाए। यानी कि जिसने बनाया है उसको ये अधिकार है कि वो उसे किस प्रकार से और कहाँ पर उपयोग में ले। तो बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है वो उनको ये अथॉरिटी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर और उससे बचने के कुछ उपाय भी है तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल या चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। तो नकल या चोरी करने की जो प्रवृत्ति होती है उस पर रोक भी लगाता है और ये आपको मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO की स्थापना की गई थी। अब ये पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। WIPO की स्थापना की गई थी आपकी 1967 में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में, कहां पर दोस्तों? जिनेवा में। तो जिनेवा में आपकी 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO की स्थापना की गई थी। इसका मूल कार्य जो है वो विश्वव्यापी बौद्धिक संपदा का संरक्षण है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां से आपका सवाल जरूर बनेगा। 1967 जिनेवा में आपके दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी। सबसे बेसिक सवाल है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। ठीक है, विश्व के 184 देश जो है वो बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सदस्य हैं। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। यह संगठन 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। तो ये 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है और WIPO में यहाँ पर 184 देश दिए गए हैं। ये आपकी क्लास 9 की बुक में दिया गया है। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे WTO कहा जाता है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे WTO कहा जाता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। जबकि मैंने आपको बताया जो आपका विश्व भौतिक संगठन है, बौद्धिक संपदा संगठन है, उस WIPO उसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स इस संगठन का एक समझौता है। तो ट्रिप्स जो है ये आपका इस संगठन का एक समझौता हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। किसका हो जाएगा? तो ये WTO ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उन्हें इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। हम भी भौतिक संपदा अधिकार से संबंधित कानूनों को इसी के कारण बदल रहे हैं ताकि वह ट्रिप्स मुताबिक हो जाए। कई लोगों का इसीलिए कहना है कि हम लोग कानून इसलिए नहीं बदल रहे हैं
कि हमें उनकी आवश्यकता है, पर इसलिए कि ट्रिप्स कहता है तथा विश्व व्यापार संगठन एवं ट्रिप्स के कारण हमने अपनी प्रभुता खो दी है। तो ये यहाँ पर दिया गया है। ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। भारत में निम्न 8 अधिनियम के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। तो दोनों बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी भारत के अंदर तो दोस्तों 8 अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। तो भारत के अंदर 8 अधिनियम हो जाएंगे। तो 8 अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं भारत के अंदर। लेकिन ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। तो दोनों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ट्रिप्स में कितने प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, तो 7 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितने अधिनियम जो है वो बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत सुरक्षित किए गए हैं, तो ये 8 हो जाएंगे आपके। और ये 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। जैसे कि पहला हो जाएगा आपका द बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये आपको ध्यान रखना है। तो द बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी एक्ट कब का हो जाएगा आपका? 2002 का हो जाएगा। कॉपीराइट एक्ट 1957 का हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट जो है ये आपका 1957 का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। द डिजाइन एक्ट जो है ये आपका 2000 का हो जाएगा। तो डिजाइन एक्ट आपका 2000 का हो जाएगा। द जियोग्राफिकली इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1999 का हो जाएगा। तो ये गुड्स वाला जो है ये आपका कब का हो जाएगा? 1999 का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और डिजाइन एक्ट आपका 2000 का हो जाएगा। कॉपीराइट 1957 का हो जाएगा। बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी एक्ट आपका 2002 का हो जाएगा। और पेटेंट एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1970 का हो जाएगा। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द पेटेंट एक्ट कब का है? 1970 का है। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 हो जाएगा। तो द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज और फार्मर राइट्स एक्ट जो है ये आपका कब का हो जाएगा? 2001 का हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, 8 के 8 आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली वाला आपका 2002 का हो जाएगा। कॉपीराइट वाला 1957 का है। डिजाइन एक्ट 2000 का है। और आपका जो गुड्स वाला है दोस्तों ये आपका 1999 का हो जाएगा। पेटेंट एक्ट आपका 1970 का हो जाएगा। और आपका जो फार्मर राइट्स एक्ट है ये 2001 का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 और है आपके। द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट्स डिजाइन एक्ट आपका 2000 का हो जाएगा। तो ये आपका सेमी कंडक्टर वाला जो है ये भी 2000 का हो जाएगा। और द ट्रेडमार्क्स एक्ट जो है ये 1999 का हो जाएगा। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है, ये 8 हो जाएंगे आपके। ठीक है, 8 अधिनियम जो है वो भारत ने सुरक्षित किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है WIPO के तहत। इनके अलावा 2 और निम्न क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, वो है आपके ट्रेड सीक्रेट और संविदा कानून कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 2 और निम्न क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। एक तो हो जाएगा आपका ट्रेड सीक्रेट, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रेड सीक्रेट हो जाएगा। और एक संविदा कानून हो जाएगा यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है का बौद्धिक संपदा अधिकार से अलग तरह का संबंध है। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला हो। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है या अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग ले सकता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके, तो इसका कोई भी उपयोग में ले सकता है निःशुल्क, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे भी दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत इसका संबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार से भी है। ठीक है, अब आगे देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार की बात कर लेते हैं। कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT में आपका क्या कैरियर है वो देख लेते हैं। वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है, तो ये तो सबको पता है भैया। वर्तमान युग जो है सूचना क्रांति का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी का जिस प्रकार मानवता के उत्थान और विकास के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उससे आज विश्व का शायद ही कोई क्षेत्र होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से अछूता रहा होगा। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपने रोजगार के रूप में चयन करता है तो उसके पास अनेक विकल्प मौजूद होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी IT को रोजगार के रूप में चयन करने के लिए किसी विशेष का चयन करने की सीमा का बंधन नहीं है। सामान्यतः सभी विषय के लोग अपनी अभिरुचि तथा कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सूचना प्रौद्योगिकी को रोजगार के रूप में चयन कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में जीवनवृत्ति के लिए उपलब्ध
अनगिनत विकल्पों में से कुछ विकल्प निम्न प्रकार है, जैसे कि कुछ विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हैं, वेब पेज डिजाइनर आप बन सकते हैं, एनिमेटर बन सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यहाँ पर दिया गया है, नेटवर्क मैनेजर यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अभी हम एक दो सवाल देखेंगे जो एंड में दिए गए हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर हो जाएगा, सिस्टम एनालिस्ट हो जाएगा, तो सिस्टम एनालिस्ट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर टेक्नीशियन हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटाबेस मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डेवलपर। तो इस तरीके का काम आप कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड काम है ये सारे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वेब प्रोग्रामर, वेब मास्टर, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सोशल मीडिया के बारे में। तो सोशल मीडिया के बारे में तो आप सब लोगों को पता है, एक दूसरे से संवाद का आदान प्रदान करने के लिए कभी कबूतरों और डाकियों के जरिए पत्र भेजे जाते थे। एक पत्र को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाने में महीनों लग जाते थे। पत्र का जवाब पाने के लिए भी महीनों का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज 7 समंदर पार बैठे लोगों के साथ सीधे बात की जा सकती है, अपना दुख दर्द साझा किया जा सकता है, अपने आसपास के माहौल से अवगत कराया जा सकता है। कहा जाए तो आज पूरी दुनिया मुट्ठी में समा गई है और इसका पूरा श्रेय जो है वो किसको जाता है? सोशल मीडिया को जाता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया जो है मुट्ठी में समा गई है सोशल मीडिया की वजह से। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशंस जो उपभोक्ताओं को सामग्रियां तैयार करने और उसे साझा करने में समर्थ बनाए या सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करे, उसे सोशल मीडिया कहा जाता है। सोशल मीडिया लोगों के बीच सामाजिक विमर्श, जिसके तहत वे परोक्ष समुदाय व नेटवर्क पर सूचना तैयार करते हैं, उन्हें शेयर साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके जरिए लोग उक्त माध्यम में शामिल सदस्यों के साथ विचारों, इसमें तस्वीरें और वीडियो भी शामिल है, का आदान प्रदान कर सकते हैं। विश्व भर में लगभग 200 सोशल नेटवर्किंग साइट है। कितनी हो जाएगी दोस्तों? लगभग 200 सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिनमें से फेसबुक का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो फेसबुक है, ट्विटर हो जाएगी और आर्कुट हो जाएगी। तो ये नाम आपको ध्यान रखने, फेसबुक, ट्विटर, आर्कुट। ट्विटर का नाम तो बदल चुका है। ठीक है, इसके अलावा माई स्पेस हो जाएगी, लिंक्डइन हो जाएगी, फ्लिकर हो जाएगी, इंस्टाग्राम हो जाएगी। फोटो वीडियो शेयरिंग साइट्स सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो ये साइट्स आपकी सबसे अधिक लोकप्रिय है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा फेसबुक हो जाएगी आपकी। एक सर्वे के मुताबिक विश्व भर में लगभग 1 अरब 28 करोड़ फेसबुक यूजर्स यानी फेसबुक यूजर्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कितने हो जाएंगे? 1 अरब और 28 करोड़, इतने आपके फेसबुक यूजर्स हो जाएंगे लगभग। वहीं विश्व भर में इंस्टाग्राम यूजर की बात की जाए तो 15 करोड़, और लिंक्डइन यूजरों की संख्या की बात की जाए तो 20 करोड़, माई स्पेस यूजरों की बात की जाए तो 3 करोड़, और ट्विटर यूजरों की बात की जाए तो 9 करोड़ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें ये ध्यान नहीं रखना कितना कितना है, आपको ये साइट्स का नाम ध्यान रखना है बस। ठीक है, शुरू में ये साइट्स मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर थे, लेकिन मोबाइल फोन पर जब ये सेवाएं मिलनी शुरू हुई तो इस वर्ग ने अपने सीने से लगा लिया। भारत में इस समय 1 करोड़ से अधिक एक्टिव फेसबुक यूजर हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या 10 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सोशल मीडिया इन दिनों लोकप्रियता के सोपान चढ़ रही है, भारत में और भारत के बाहर भी। विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया आम जनता के लिए ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वे अपने विचार ज्यादा सशक्त तरीके से रख सकते हैं। पिछले 1 दशक में कई बड़ी खबरें सोशल मीडिया के जरिए लाइमलाइट में आई। आम आदमी को सोशल मीडिया के रूप में ऐसा औजार मिल गया जिसके जरिए वे अपनी बात एक बड़ी आबादी तक पहुंचा सकते हैं। तभी तो आम आदमी के साथ राजनेता भी फेसबुक, ट्विटर पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों के संवाद करने के लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सोशल मीडिया आज बहुत ही जरूरी माध्यम है। इस माध्यम के जरिए एक बड़ी आबादी से अपने विचार साझा किए जा सकते हैं। पिछले 1 दशक में इस माध्यम का काफ़ी विस्तार हुआ है। हाल के वर्षों में कई बड़े आंदोलन सोशल मीडिया द्वारा ही शुरू किए गए। वर्ष 2011 के जनवरी महीने में फेसबुक के द्वारा ही मिस्र में जबरदस्त आंदोलन किया गया था। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, किसके जरिए किया गया था? 2011 में फेसबुक के जरिए मिस्र में एक जबरदस्त आंदोलन किया गया था। ट्यूनीशिया में भी फेसबुक के जरिए ही वहां की सरकार के खिलाफ आम जनता लामबंद होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि सरकार को फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। वहां के प्रेसिडेंट मुबारक को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो आपका ट्यूनीशिया था वहां पर भी फेसबुक के जरिए आंदोलन हुआ था, और वहां का जो प्रेसिडेंट था मुबारक को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा था।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्यूनीशिया, और 2011 में आपका मिस्र में जबरदस्त आंदोलन चला था फेसबुक के जरिए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल किसी भी प्रकार का सवाल एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, पढ़ लेना चाहिए। फेसबुक ने लंबे अरसे से बिछड़े पिता बेटी, भाई बहन, दोस्तों को मिलवाने का भी काम किया। कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। कई तरह की खूबियों के लिए प्रसिद्धि पाने वाली सोशल मीडिया अपवाद नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया गया है, यानी दिया जाने लगा है। वर्ष 2013 में देश भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंडियन पेनल कोड की धाराओं के तहत 5212 मामले दर्ज किए गए। तो 2013 में देश भर में इंफॉर्मेशन, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, वर्ष 2013 में देश भर में आईटी एक्ट और इंडियन पेनल कोड की धाराओं में 5212 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 1203 मामले सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्रियां डालने से संबंधित हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग येन केन प्रकारेण दूसरों के अकाउंट्स को हैक कर आपत्तिजनक तस्वीरें, अन्य सामग्रियों डालकर दुश्मनी निकाल रहे हैं। इधर कम उम्र के बच्चों ने भी फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका उन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। पिछले दिनों एसोचैम की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक जितने बच्चे फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से 73% बच्चों की उम्र 8 से 13 साल, यानी 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर फेसबुक अकाउंट खोलने का प्रतिबंध है के बीच है। तो 8 से 13 साल के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 73%। सर्वे में कहा गया है कि अधिकांश बच्चों के परिजन नौकरी पेशा है। अब ये देखो, यहाँ पर पढ़ लो आप। तो जिनके भी दोस्तों, अधिकांश बच्चों के जो परिजन हैं, जिनके पास नौकरी वगैरह है, जो थोड़े से डेवलप है, वो उनके बच्चे जो हैं वो 73% बच्चे ऐसे हैं जो 8 साल से लेकर 13 साल के हैं। उन्होंने फेसबुक अकाउंट बना रखा है। तो वो फेसबुक पे क्या करेंगे बच्चे? वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, लिहाजा ये बच्चे फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स पर मशगूल रहने लगे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया उन्हें एक ऐसा समाज देता है जिससे वे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। सोशल साइट्स के इस्तेमाल के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी खतरनाक है। ये आपका कंप्लीट होने वाला है। देखो, जब भी हम किताबें पढ़ते हैं तो किताबों में इसी तरीके की थ्योरी आपको मिलेगी, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। सोशल साइट्स के इस्तेमाल के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी खतरनाक है। मनोरोग चिकित्सकों का कहना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट के ज़्यादा इस्तेमाल करने से लोग को इसका नशा होने लगा है, यानी लोगों को इसका नशा होने लगा है, और वे अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्धता छोड़कर घंटों कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से चिपके रहते हैं। सोशल मीडिया एक परोक्ष माध्यम है। इसके इस्तेमाल से लोग परोक्ष रूप से तो लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन वो जो असल समाज है उससे वे अलग थलग पड़ जाते हैं। इसका असर यह होता है कि उनमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है, यानी कि वो मोबाइल से तो जुड़े हुए हैं लेकिन अपनी फैमिली से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया में लोग अधिक व्यस्त रहते हैं, जिससे वे आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अधिक देर तक बैठे रहने के कारण कई तरह की शारीरिक बीमारियां भी उनको हो जाती है। सोशल मीडिया एडिक्शन के भी मामले खूब सामने आ रहा है। ऐसे कुछ मरीज तो 10 से 12 घंटे इंटरनेट पर बिताते हैं। यह नशा इतना सिर चढ़कर बोलता है कि वो अपने परिवार को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। उनके परिवार वाले जब इसका विरोध करते हैं तो वे आक्रामक हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, बहुत सी बार सुना भी होगा, अखबार में भी आती है, बच्चों को गेम नहीं खेलने दिया जाता है तो मम्मी पापा की हत्या कर देते हैं। तो ये आक्रामक हो जाते हैं, और अगर इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता है तो वे गुस्से में आकर घर के सामान भी तोड़ने लगते हैं। अनेक नगरों में सोशल मीडिया एडिक्ट के इलाज के लिए डी एडिक्शन सेंटर खुल गए हैं। तो अब डी एडिक्शन सेंटर भी खुल रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब बीमारी का रूप ले रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया आज लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ का दुरुपयोग होने लगता है तो वो वरदान नहीं अभिशाप बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपका एक देश है दोस्तों, वहाँ पर जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते। आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का सवाल है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है आपके जो दिए गए हैं क्लास 9 की किताब में, वो देख लेते हैं। अब पूरा हमने पढ़ लिया, अब इंपॉर्टेंट जो बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। सूचना क्रांति का प्रभाव हमारे समाज पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आईसीटी ने हमारे समाज को सक्रिय व जागरूक बना दिया है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डेटा के उपयोग के अधिकार से हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया। ऑथेंटिकेशन यानी अधिप्रमाणों से अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना।
तो ये भी हमने देख लिया। सत्यनिष्ठा से अभिप्राय है कि जो डेटा प्राप्त यानी रिसीवर तक पहुंचता है वो उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसको भेजा गया था। तो ये आपकी सत्यनिष्ठा हो जाएगी। तो इसी तरीके का सवाल एग्जाम में आएगा दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। तो प्लेजरिज्म कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है, साहित्यिक चोरी। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी अकादमिक यानी एकेडमिक डिसऑनेस्टी कहलाती है। शैक्षिक छल यानी एकेडमिक फ्रॉड कहलाती है। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जाए, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल या चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। अगला पॉइंट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला हुआ हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहा जाएगा, जिसका कोड, सोर्स कोड सभी के लिए खुला हुआ हो। आईसीटी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध करवाए हैं। ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री तैयार करने और उसे साझा करने में समर्थ बनाए या सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करे, उसे सोशल मीडिया कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास वाले प्रश्न हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला सवाल आप देखिए, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है। तो दूसरे लेखक की रचना थी लेकिन खुद के नाम से प्रकाशित कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका निजता नहीं कहलाएगा, सत्यनिष्ठा नहीं कहलाएगा, प्रामाणिकता नहीं होगी, ये आपकी साहित्यिक चोरी हो जाएगी, ठीक है। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई, तो अभी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना यानी WIPO की स्थापना आपकी कब हुई, 1967 में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि WTO की स्थापना कब हुई थी, ये 1995 में हुई थी। WIPO की स्थापना कहां पर हुई, जिनेवा में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। तो भारत में कितने अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था 8, यहां पर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है, तो डेटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहां पर उक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी कौन सी हो जाएगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। तो सबसे ज्यादा यूजर जो है वो अभी आपके फेसबुक के पास है, तो यहां पर आपका राइट आंसर फेसबुक हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पर ये अति लघुरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी पीडीएफ तो आपको नेट पे भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, यहीं से आपका सवाल बन के आएगा दोस्तों। जैसे कि ट्रिप्स क्या है, WIPO का पूरा नाम क्या है, तो इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साहित्यिक चोरी क्या है, शोधार्थी साहित्यिक चोरी किस प्रकार करते हैं, आईसीटी के विस्तार के चलते साहित्यिक चोरी क्यों बढ़ रही है, तो ऐसे सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर देना।